नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के खिलाफ देशद्रोही साजिश की। और हमें ये सवाल क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि इस देश में उपराष्ट्रपति रहे, जी हाँ, इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण हम और आप सब जानते हैं कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है, लेकिन उन्हें यह लगता है कि कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक है धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद। और साथ ही आपको यह भी बता दें, नगरोटा एनकाउंटर में पाकिस्तान की साजिश के सबूत भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आप पहले से ही जानते हैं, आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान का मकसद जमीन के स्तर पर, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की प्रणाली को कमजोर करना है। ये प्रधानमंत्री ने ये बात कई बार कही है। साथ ही वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों से जुड़ी प्रक्रिया को कमजोर करने की ये साजिश, और पाकिस्तान लोकतंत्र पर आतंक तंत्र से हमला करना चाहता है। और इस सब के बीच गुपकार के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, यानी गुपकार के नेताओं की, आतंकियों की और पाकिस्तान की मंशा में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवाद के खिलाफ देशद्रोही साजिश क्यों? सवाल यह भी उठता है, लोकतंत्र में हारे तो क्या आतंकवाद के सहारे? क्या कश्मीर में सियासत के नाम पर धोखा किया गया है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए गुपकार गैंग के नेताओं से भी। आपको बता देती हूं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये वक्त निकाला है जी न्यूज के लिए। और मेरा सवाल आपसे, सर, सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद। सर, पहला सवाल यही है, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसकी बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ हम जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें भी एक तरह की तेजी देख रहे हैं। एक जनरल के तौर पर और एक मंत्री के तौर पर भी आपने वहां पर बहुत काम किया है। मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूं और समझना चाहती हूं कि नगरोटा में जो कुछ हुआ, जिस बड़े आतंकी हमले को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, जिसे पुलवामा 2 की तैयारी बताया जा रहा था, क्या आतंकियों के बीच, गुपकार के नेताओं के बीच और पाकिस्तान के साथ इसे एक गठबंधन के तौर पर देखा जाए जो कि भारत में, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के खिलाफ है? आदित्य, सबसे पहली चीज तो ये है, सर, कैन यू हियर मी? उसने की 4 आतंकवादी थे जैश के, जिनके पास 11 AK-47 राइफल मिली, UBGL लॉन्चर्स मिले, काफी इसके अंदर जो है बारूद और ग्रेनेड्स मिले, 3 पिस्टल मिली। ये जो ऑपरेशन चला, इसमें सबसे पहले तो हमारे पुलिस और सैन्य बलों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ और इन्होंने उन 4 को मार गिराया, सब चीजें रिकवर कर ली। दूसरी चीज जो आपने जो सवाल किया है, कश्मीर 90 के दशक से परोक्ष युद्ध की चपेट में है और परोक्ष युद्ध हमारे खिलाफ पाकिस्तान चला रहा है। तो जो भी आतंकी घटना होती है उसमें आपको पाकिस्तान का हाथ जरूर मिलेगा। जब भी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव आते हैं, इन चुनावों के अंदर व्यवधान डालने है, अभी फैलाई जाए। सर, लेट मी गेट दिस ऑडियो ग्लिच फिक्स्ड, बिकॉज आपके जो आपके साथ ये बातचीत बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आप ये जो टेरर नेटवर्क है इसके खिलाफ आपके द्वारा कई बार बड़ा एक्शन भी लिया गया, और साथ ही ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत सामने आई है आतंकियों की, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि इस पर जनरल वीके सिंह इस पूरे जम्मू कश्मीर में एक तरह का ट्रेंड भी आप इसे कह सकते हैं, कैसे देखते हैं? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जैसे जनरल वीके सिंह, उनके साथ जो ये टेक्निकल ग्लिच है उनके ऑडियो में फिक्स होगा, हम उनका रुख करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, हमारे साथ जफर इस्लाम है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट इफ्तिकार मिसगर हैं, हमारे साथ सरफराज हैं, पीडीपी समर्थक हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम जी, जनरल साहब का तो मैं रुख करूंगी जैसे ही उनके साथ हमारा संपर्क दोबारा से स्थापित होता है, लेकिन हामिद अंसारी क्या कह रहे हैं? हामिद अंसारी कह रहे हैं कि
कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक है धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद? देखिए, जहां तक उनका सवाल है, मैंने पहले भी कहा और आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि बड़े अफसोस की बात है कि ये सभी पद, बड़े बड़े पद ग्रहण कर चुके हैं, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और सालों तक एंजॉय किया है, कांग्रेस के रिजीम में रहे हैं और आज उनके इशारे पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल उसको कंडेम करना चाहिए। भाई, अपने देश से मोहब्बत करना कोई गलत बात थोड़ी है। ये क्या सिखाना चाह रहे कि देश से मोहब्बत मत करो? भाई, देश से तो मोहब्बत करना चाहिए और अगर कोई करता है तो उसके बारे में आप नेशनलिज्म के बारे में क्या करते हैं? हर लोगों को अपना नेशनलिस्ट होना चाहिए। तो ये तो उनकी बात गलत है बिल्कुल और उसको कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं नफरत फैला रहे समाज में, ताकि जो समाज को तोड़ के राजनीति जो करती है कांग्रेस, उसमें नाकाम हो रही, तो अब इन लोगों का इस्तेमाल, अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कि इनको संवैधानिक पद पर रह के और पहले रह चुके हुए इस तरह की भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि इनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो किया, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इशारे पर समाज को तोड़ने की राजनीति है। अगर उनको कहना ही है तो जरा ओवैसी के ट्वीट के बारे में कहें। जनरल साहब, जनरल वीके सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, सवाल वही, जिस तरह से आपने मेरा सवाल सुन भी लिया था, आपके साथ संपर्क बीच में ही टूट गया था जब आप सवाल का जवाब दे रहे थे कि गुपकार, आतंकी और साथ ही पाकिस्तान, क्या ये एक अलायंस है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के खिलाफ? जनरल साहब, आवाज आ रही है? जनरल वीके सिंह, टेक्नोलॉजी कंस्पायर्स। अक्सर जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगते हैं तो या तो टेक्नोलॉजी आपको उसी टाइम पर धोखा देती है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एडवोकेट सरफराज, हिंसा की बात अभी जफर इस्लाम भी कर रहे थे और भड़काने की बात जम्मू कश्मीर में गुपकार के नेता भी कर रहे हैं। जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कि आगे बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, गुपकार के नेता लोगों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, गुपकार नेताओं को, आर यू हेयरिंग मी? यस, आई कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। देखिए, गुपकार नेताओं को इसके साथ लिंक करना बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज हमें देखना चाहिए व्हाट इज द डिमांड ऑफ द गुपकार अलायंस। इवन दो गुपकार अलायंस is not with the BJP, is against the BJP. They have a demand, and the demand is a constitutional आपको समझ पाएंगे हमारे। जी, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, उनकी एक कानूनी डिमांड है, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। उसके बाद जिस गैर आईनी तरीके से 370 को हटाया गया, उसके बाद गुपकार अलायंस की एक कानूनी डिमांड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कि जो पोजीशन है वो रेस्टोर हो, जो कश्मीरियों के राइट्स है वो रेस्टोर हो। तो उसको इसके साथ लिंक करना, उसको आतंकवाद, उसको वायलेंस, उसको पाकिस्तान के साथ लिंक करना, मेरे को नहीं लगता कोई कनेक्शन है। बिकॉज गुपकार अलायंस की पूरी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, वो कहीं पे कोई एंटी इंडिया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई सेडिशियस चीज नहीं मांग रहे। जब वायलेंस को जस्टिफाई करने लगे नेता, जब चीन की मदद से 370 की बहाली की बात करने लगे नेता, तो फिर क्या कहा जाएगा? देखिए, बीजेपी की ओवरऑल पॉलिसी जो है वो एंटी पीपल पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर में। चाहे आपके लैंड लॉस हो, चाहे 370 के बाद जो भी यहाँ पे हो रहा है, देयर एंटी पीपल पॉलिसीज। तो उसके बाद जो गुपकार अलायंस है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें ही मांग रहे हैं ना। हम जो मांग रहे हैं वो 370 मांग रहे हैं, 35A मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हमारे राइट्स देना चाह रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं? जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 370 को हटाने के बाद जो अलायंस बना उसकी कुछ डिमांड्स है, तो उसमें इलीगल क्या है? उसमें वायलेंस जस्टिफाई करने की कहां से बात आ रही है? आपने शायद सुना नहीं, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? नौजवान बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? कैन देयर बी अ जस्टिफिकेशन फॉर वायलेंस? फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि चीन की मदद से 370 की बहाली कराएंगे सर। देखिए, वो तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट स्टेटमेंट लिया गया, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जो महबूब जी ने कहा, जो स्टेटमेंट आपके एजेंडा को सूट ना करता हो, आपके प्रोपेगेंडा को सूट ना करता हो, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एजेंडा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इफ्तिकार मिसगर, जल्दी मैं एक कमेंट ले लेती हूं प्लीज सर। मैं आई डोंट वांट टू बी इन अ डिस्कशन वेयर यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन।
प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक कमेंट इफ्तिकार मिसगर का ले लेते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली हो रही है तो दिक्कत क्या है भाई? ये वही नेता है ना जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन किया है, जहां पे सत्ता परिवारों में आकर सिमट गई थी। अब जब इलेक्शन हो रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात हो रही है, तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है? अदिति जी, जहां तक मुझे लग रहा है, दिक्कत मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। जो जितने भी कैंडिडेट्स, मैं पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बात करता हूं, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी फॉर्म भरते हैं, उनको भी कैंपेनिंग करने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स आज की डेट में है वो सारे बंद पड़े हुए। खैर, अगर उसमें ना जाए, हम दूसरे पहलू में मैं आना चाहता हूं। यहाँ पे एक झूठ छिपाने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगे? देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने चाइना की बात करी, तो फारूक अब्दुल्ला का गिरेबान हम पकड़ लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मसला किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंटेरियन, जितने भी फॉरेन पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको आर्टिकल कश्मीर भेजा। क्यों भेजा? आप कुछ वही कर रहे हैं जो एडवोकेट सरफराज कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो नेता रोना क्यों रो रहे हैं? आप लेकर जा रहे हैं उसको इतिहास में, आप वापस 370 पे जा रहे हैं। सर, मैं 370 को लेकर ये डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, मैं उस डिबेट को लेकर आई हूँ आज, जिसमें ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिए इफ्तिकार मिसगर साहब, ध्यान से सुनिए, इसमें ऐसा लग रहा है लोकतंत्र वर्सेस आतंक तंत्र। नहीं, लोकतंत्र वर्सेस हकीकत। लोकतांत्रिक हिसाब से यहाँ पे राजकुमारी होनी चाहिए थी। जो वादा बंद है हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उसके लिए तो फिर राजकुमारी होनी चाहिए थी। ये सियासी ड्रामाबाजियां तो होती ही रहती है। कल को महबूबा मुफ्ती बोल रही थी मैं नहीं लड़ूंगी, आज लड़ रही है। कल को बीजेपी बोलते रहे थे कि हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये कर रहे थे। जो बेसिक प्राइम फैक्टर है, जो जिसमें कश्मीरी, देखिए कश्मीरियों की आप बात करिए, जम्मू कश्मीर के रहने वालों की आप बात करिए, जिनका एक ही ये रहा है कि हमारा एक वादा बंद है हिंदुस्तान मुल्क हमारे साथ कि हमें राजकुमारी कराएं। वो वादा पूरा नहीं हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। राजकुमारी कराएं कहाँ? उधर से भी लोग मर रहे हैं, इधर से भी लोग। राजकुमारी कहाँ कराएं? क्यों नहीं कराएंगे? नहीं सर, राजकुमारी कहाँ कराएं? पूरे जम्मू कश्मीर में उस पार भी, बोला आपने राजकुमारी कराएं, बोला आपने पाकिस्तान से। तो हमने हिंदुस्तान का दामन थाम लिया, इसलिए कि हिंदुस्तान से आपने राजकुमारी कराएं। गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंस बना दिया, आप अभी तक तो मुंह में दही जम गई थी। हम तो गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंस बना दिया, मुंह में दही जम गई थी आपके। पाकिस्तान के साथ हमारी कोई तवक्का सर, नियमों को ना आधा मत लेकर आइएगा, और जिस एंकर से आप बात करें वो अपना होमवर्क करके आती है। सर, आधे फैक्ट्स मत रखा कीजिए आप। गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंस बनाया तब तो आप नहीं बोले कुछ, तब तो महबूबा मुफ्ती भी कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोले हम? देखिए, उनको तो पावर दे दिया, उनको तो एम्पावर कर दिया, हमें तो डिस्पावर कर दिया। अच्छा। किसी को आप वो एम्पावरमेंट कर रहे हैं। वो एम्पावरमेंट है जहां पर चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, जहां पर चाइना ने लेबर को सस्ते में लेकर जिनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, इसको आप एम्पावरमेंट कहते हैं। अब मुझे समझ में आया, दोष जो है वो आपकी एम्पावरमेंट करने की जो परिभाषा है ना सर, वहां पर आपको दिक्कत है। अब समझ में आ गया। अच्छा हुआ आपने ये बताया मुझे कि संसाधनों का दोहन, मैन पावर का शोषण, लोगों पर जातियां, आर्मी का दमन चक्र, इसको आप एम्पावरमेंट समझते हैं। तो सर, आपने तो इसका मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज कर दिया। हमारे साथ जावेद कुरैशी है। जावेद कुरैशी जी, कौन से कश्मीरियों की बात करते हैं सर? कौन से कश्मीरियों की? इनके हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वापसी होती है, वहां पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है, उसमें भी इनको दिक्कत हो जाती है सर। और खैर, इनका सशक्तिकरण से क्या मतलब है वो तो हमारे दर्शकों ने सुन ही लिया। जावेद कुरैशी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। एक्चुअली ये कुछ 2-3-5% लोग हैं जो लोगों को यहां हर एक चीज में अपने मसले बना के, कुछ छोटे छोटे नारे दे के, इनके जज्बातों के साथ खेलते हुए आज तक आए। जब से हमारे वजीर आजम हिंद ने 370 को खत्म किया, अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा है। अब आतंकवाद भी खत्म हो रहा है। अब आज इस इलेक्शन में आप देखिए ना, कितने लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। ये इनके लिए तो बड़ा तमाचा है। अगर ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने पीपल्स अलायंस बनाया है, किस लिए बनाया है?
फिर ये इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। अभी इनको बहुत डर था कि हम आवाम को क्या बताएंगे, इसीलिए इन्होंने इस पीपल्स अलायंस का ऐलान किया। जो ये लोग कह रहे हैं, अभी रायशुमारी की बात कह रहे हैं, ये कई सालों से ये नहरें देते आए हैं, लोगों को इन्हीं नहरों में उठा के इनको मरगुजारों में पहुंचाते हैं ये लोग। यहां जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, ये कोई रायशुमारी नहीं चाहती है। अगर ये चाहती होगी तो फिर ये खुद नहीं बताते, इनकी बताने की जरूरत नहीं है। इनको पता है ये हमें मुद्दा बना के, कश्मीरी अवाम को मुद्दा बना के इन नौजवानों को उस दिशा में लेते हैं जहां आगे मौत के बगैर और कुछ भी सहारा नहीं है इनको, इसीलिए ये कह रहे हैं। दीजिए जवाब इफ्तिकार निस्गर। नहीं, आगे आगे कोई बंदा हो तो उसको जवाब दे दो। ये कौन साहब है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, इसको जवाब आप कश्मीरी हैं तो वो भी तो कश्मीरी है ना सर। देखिए मुझे नहीं पता है कौन से कश्मीर का ये। देखिए ये मसले को भारत के प्रधानमंत्री ने यूएनओ में ले लिया है। इन साहब को तो पता ही नहीं होगा प्रधानमंत्री क्या होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के मसले को यूएनओ में ले गए। किस तरह का सम्मान है अपने फेलो कश्मीरी के लिए सर, या मुझे कहना चाहिए फेलो इंडियन के लिए सर? ये किस तरह का सम्मान है? आप बोले तो वो ब्रह्म वाक्य है, और दूसरा कश्मीरी बोले क्योंकि वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता, तो आप बोल रहे हैं इनको तो पता भी नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सर कैसी बातें करते हैं आप मजाक उड़ा रहे हैं। होता तो फिर ये ऐसी बात मत बोलते। क्यों, आपकी भाषा बोलना जरूरी है क्या सर? आपकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है क्या सर? हम नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी होता तो यहाँ पे 80% वोट पड़ जाते। जरूरी होता तो यहाँ पे लोग आज की डेट में भी जावेद साहब जैसे लोगों को माला पहनाते। नहीं, लोग दम पड़े हुए हैं, लोग बंद पड़े हुए हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है, लेकिन लोग अब सड़कों पे आना छोड़ दिया है लोगों ने। लोग सड़कों पे किसी के बहकावे पे भी, कोई भी, चाहे आज की डेट में कोई भी अलायंस हो, वो लोगों को चाहेंगे सड़कों पे लाना, कोई नहीं सड़कों पे आएगा, लेकिन लोगों में गुस्सा बराबर का है। अच्छा, लोगों में गुस्सा बराबर का है। सर वापस आ गए, अब वापस आ गए क्योंकि आपके एजेंडा को सूट नहीं करता, आपके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता। 2 वीडियोस इस वक्त मैं चाहूंगी हम अपने दर्शकों को दिखाएं यहाँ पर। एक वीडियो जिसमें महबूबा मुफ्ती ये कह रही उनकी आवाज दबाई जा रही है, और दूसरा वीडियो जो एक और कश्मीरी का है, और वो क्या कह रहे हैं वो बात भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। क्या बात है एसपी साहब? आदाब मैम। नाले पे जा रहे हैं मैम, वो नहीं दिया है, और एसएसजी डायरेक्टर की चिट्ठी है हमारे पास कि आपको ऐसे नहीं करना है, कॉन्वॉय में जाना है गाड़ी पे। गाड़ी के अंदर जाएंगे, लाइए गाड़ी। जाने क्यों नहीं? नाले पे हमने जाना। मैम प्लीज मैम, हमें जो प्रोग्राम है उसकी बात है। नहीं, प्रोग्राम क्या, मैंने तो प्रोग्राम यही दिया है। क्या जफर इस्लाम जी क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। देखिए, पहले मैं अदिति जी आपके जो मिस्कर क्या है, मिसवाक क्या है नाम उनका, उनको बताना चाहता हूं। वो कह रहे थे आर्टिकल 370 के बारे में। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए 370 साल भी आप कोशिश कर ले, ये वापस रीइंस्टेट नहीं होने वाला है। तो इसकी कोशिश जो कर रहे हैं कि जिसके हिमायती आप बन के यहां पर बोल रहे हैं, आप इरादा छोड़ दीजिए और कश्मीरी अपने जो फेलो कश्मीरी उनको बताइए कि देश के साथ एकजुट होकर मेन स्ट्रीम में रहिए, उसमें फायदा। ये कंटेम्प्ट ऑफ, बिकॉज इट इज सब्जुडिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है। अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। कौन सा आप बोल रहे हैं? आप मुझे नहीं पता आपका नाम, लेकिन अरे सुनिए, पहले बात सुनिए। अरे बात तो सुनिए। 370 साल तक 370 साल, आप कौन है? 370 साल भी आप कोशिश करेंगे तो आप रीइंस्टेट नहीं होगा, रीइंस्टेट नहीं होगा। ये एक भारत को प्यार करने वाला आप करेंगे, आप हम नहीं, आप जिहादी सोच छोड़ दीजिए। आप ऐसी सोच जो देश को तोड़ने वाली सोच को छोड़ दीजिए। आप जो ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अपने खोए हुए जो
जो कश्मीर को ढूंढ रहे हैं, जिसको उन्होंने जहां पर वो सिर्फ उनके लिए स्वर्ग था, बाकी लोगों के लिए नरक था, अब उनके लिए नरक हो गया, बाकी लोगों के लिए स्वर्ग हो गया है, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप उनके हिमायती बनिए। उन्होंने तो कश्मीर को नरक बना के रखा था सिर्फ अपने फायदे परिवार के लिए। आम कश्मीर अब 370 हटने के बाद आम कश्मीरी जो है अपने आप को मजबूत को महसूस कर रहा है। आम कश्मीरी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। आम कश्मीरी एक बड़े देश के साथ जुड़ के रहना मेन स्ट्रीम महसूस कर रहा है। आम कश्मीरी उसकी जिंदगी बेहतर होगी वो महसूस कर रहा है। आप क्या सोच रहे? आप आम कश्मीरी, आम हिमायती है। अरे आप बहुत रोज कश्मीरियों से मिलता हूँ, और वहां इलेक्शन भी लड़ाने जा रहा हूँ। अरे बहुत 1000 कश्मीरियों से मिलता हूँ और वहां जाके इलेक्शन भी लड़ाने वाला हूँ। ये भी सुन लीजिए, वहां इलेक्शन भी लड़े। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की बातें जो है मत फैलाइए, जो आपके लिए नरक पैदा कर रहे हैं, आपके लिए जहन्नम बना रहे हैं, दुनिया में भी जहन्नम बना रहे हैं। प्लीज कम से कम अपने कश्मीरी भाई आने वाली नस्लों के लिए अच्छा सोचिए। आप अच्छा सोचिए आगे आने वाली नस्लों के लिए। ठीक है, अभी हमने महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो सुन लिया। अब अपने दर्शकों को सुनवाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे आवाम ने क्या कहा। ध्यान से सुनिएगा। इफ्तिकार मिसगर साहब आप भी प्लीज। ये पावरफुल वजीर आजम है, वजीर आजम नहीं है, ये पावरफुल वजीर आजम है। हम यहाँ के लिए मुसलमान हैं। कल एक टीवी चैनल में वो कहते हैं किसी मौलवी से, कहते हैं कि बताओ ये मुसलमान 14 साल से पहले मुसलमान थे। उसे बोला मुसलमान हमारे तो मुसलमान, इनको आप हुक्म दे दो, इनको ये मत बांटो। मुसलमान क्या है वो क्या है। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादा मुसलमान है, हम हिंदुस्तान के ताज हैं, रहेंगे है। लेकिन एक मिनट, इन टीवी वालों से ये बताइए अपना ये हमारा ये माता वैष्णो देवी जी, हम जम्मू जाते हैं उसको सलाम करते हैं। हमारा इधर है ये बद्रकली, माता बद्रकली जी, जब वहाँ मेला होता है हम मुसलमान जाते हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर हम वहाँ दीप जलाते थे। हमारा चुनी लाल वीडियो था, बहुत बड़े नेता है था आदमी, आज किधर है। हम उनके घर में अखरोट लेते थे, बहुत करते प्यार करते हैं। एक दूसरा नंबर जो एक है हमारा कश्मीरी पंडित, हम भाईचारा है, हमारे पंडित यहाँ है इस वक्त भी, हम उनको इज्जत देते। इतना कहने की बात नहीं, बात सुनिए सर, हमारा खुशकिस्मती हो गया कि आप यहाँ आ गए। हमारा इतना खुशकिया, हम इंशाअल्लाह जो हमारा वो हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का चेयरमैन करना है। लेकिन आपका जो एहसास है बहुत अच्छा है, मैं उसको जायज मानता हूँ सर। आपको जो कष्ट है, तकलीफ है, उसको भी मैं मानता हूँ सर। और आप बिल्कुल एक बात समझ लीजिए सर, मोदी साहब के लिए हिंदू मुसलमान सब ईसाई सब बराबर है। इसीलिए मोदी जी ने कहा क्या कहा, सबका साथ सबका विकास। जो बातें ये सब कर रहे हैं, हाँ सर, ये मुल्क के भी दुश्मन है, मोदी के भी दुश्मन है। तो उम्मीद है वो इफ्तिकार मिसगर जी आपने सुना होगा कि कश्मीरी क्या महसूस कर रहा है इस वक्त। वो बात और है कि आपके नैरेटिव और आपके प्रोपेगेंडा को ये सूट नहीं करता। हमारे साथ रतन शारदा जी भी जुड़ गए हैं। रतन शारदा जी, दो तरह की साजिश इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ जब ये कहा जाता है कि कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक है धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की साजिशें, लोकल साजिशें हम देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली को रोकने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, पक्की बात है कि जो लोग कश्मीर के अंदर धर्मांध राजनीति खेल रहे थे इतने साल, उनकी धर्मांध राजनीति का अंत होने का समय आ रहा है। जिस इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की सहायता से ये लोगों ने लगातार केवल कश्मीर वैली को जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बताया, जिस तरह से इन्होंने अन्य धर्मियों को वहां से निकाला, उनके ऊपर अत्याचार किए, ये सारे वैली के राजनीति, ये सारी कश्मीर घाटी की राजनीति अब छुपे नहीं रहे। इनके रोशनी एक को बुझाकर इनके जीवन में बीजेपी की सरकार ने अंधेरा भर दिया है। इसलिए बड़े बेचैन है इस समय, क्योंकि कहानी धीरे धीरे बदल रही है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी गरीबी, उनकी हताशा का कारण ये भारत नहीं था, ये कश्मीरी घाटी के 4-5 चंद परिवार राज कर रहे थे, जो उनको डरा धमका कर
उनको गलत चीजें बताकर उनको भी वो भी एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर वैली हो। तो कश्मीर वैली करवट लेगी, कश्मीर की घाटी बदलेगी और ये सारे गुपकर जो हैं, जो वास्तव में एक थे, केवल नूरा कुश्ती लड़ते थे, उनकी पोल खुल गई है जब सारे एक तरफ आ गए, क्योंकि सभी को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। कोई कश्मीर से तनख्वाह लेता था, कोई केंद्रीय सरकारों से पहले तनख्वाह लेता था, मजे करता था, सारे भारत में प्रॉपर्टियां थी, खुद के बच्चे बाहर पढ़ते थे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में नूरा कुश्ती करते थे, जीतता था वो भारत के साथ, जो हारता था भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ। आज सारे इकट्ठे हो गए हैं, कश्मीर घाटी के लोगों ने देख लिया इनका भला कोई नहीं चाहता, ये केवल अपने भले के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने के लिए बैठे थे डरा धमका के। तो वहां राजनीति जो बदल रही है, मैं नहीं कहता हूं कि इस इलेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन निश्चित रूप से बदलाव आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विचारों वाले मुसलमान सब जगह है। राष्ट्रीय विचारों के मुसलमान जो वहां डर के रहते थे आज खुल के आने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या इस बात का सबूत है कि इस समय टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट भी डरे हुए हैं, वरना जो अटैक हुआ था नगरोटा में, जो लोग पुलवामा के नाम पर मजाक उड़ा रहे थे, आज सभी की घिघियां बंधी हुई हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये असफल हुए तो वही पाकिस्तान के गुर्गे इनके विरुद्ध खड़े होंगे, जैसे पहले कई लोगों का सफाया हुआ, इनका इन्हीं के साथ ही करेंगे। तो ये सावधान रहें, राष्ट्र से अलग रह के इनका कोई भविष्य नहीं है। और राष्ट्र क्या चाहता है, कश्मीर की घाटी और जम्मू कश्मीर क्या चाहता है, सबको दिख रहा है धीरे धीरे, और ये अवश्य बदलाव आएगा। एडवोकेट सरफराज, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल भर में टेररिज्म कम हुआ, टेररिज्म की भर्ती कम हुई, अटैक कम हुए, सैनिक कम मरे, नागरिक कम मरे, 50% गिरावट आई है पिछले एक साल के अंदर, पहले 5 अगस्त 2019 के बाद। ये लोग देख रहे हैं, तो ये कितना भी डराए धमकाए, ये चित्र बदलेगा। ठीक। एडवोकेट सरफराज, देखिए रियल प्रॉब्लम है क्या? रियल प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो गुफकार अलायंस है ये इलेक्शन बायकॉट करेगा और बीजेपी को फ्री हैंड मिलेगा जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाएगा कि देखिए ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग इलेक्शन में बिलीव नहीं करते, ये लोग डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, तो दीज पीपल आर एंटी नेशनल्स। बट हुआ क्या कि जब गुफकार अलायंस ने डिसाइड किया कि हम इलेक्शंस फाइट करेंगे, यहाँ अपने राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली मांगेंगे, तो टोटली बीजेपी का सारा प्रोपेगेंडा काउंटर हो गया। तो दैट्स व्हाई अभी ये अमित शाह जी ने ट्वीट किया, सब लोगों ने ट्वीट किया, तो इस वजह से ये सब उनका सारा प्रोपेगेंडा काउंटर हो गया। रियल प्रॉब्लम यही है कि इनकी रियल प्रॉब्लम गुफकार के साथ है, इनकी रियल प्रॉब्लम इन पार्टीज के साथ है कि ये लोग यहाँ पे पावर में ना आए। क्या हमारे यहाँ खानदानी राज बाकी स्टेट्स में नहीं है? क्या बैंगलोर में, क्या बिहार में खानदानी राज नहीं है? क्या बैंगलोर में खानदानी राज नहीं है? तो क्यों इन्हीं दो खानदानों, मैं जवाब देता हूँ, इन्हीं दो खानदानों को टारगेट किया? दो परिवारों ने शासन किया, अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली। सुन लीजिए सर, प्लीज लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। बेंगलोर में मत जाइए सर, बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, आप गोलपोस्ट मत चेंज कीजिएगा प्लीज। जफर इस्लाम जी, दो बातें ये कह रहे हैं, सुन लीजिए ना सर, आपने सवाल पूछा सरफराज जी, जवाब तो सुनिए। जी हाँ सुनिए आप, जफर इस्लाम जी। महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात कही और उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही। मैं जवाब बीजेपी सर, सुन लीजिए मेरा सवाल सर, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब चाहिए। बीजेपी सबोटाज कर रही है इन इलेक्शंस को, उनके कैंडिडेट्स को, एनसी हो, पीडीपी हो, उनके कैंडिडेट्स को रोका जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पे। महबूबा मुफ्ती ने यही कहा, सिक्योरिटी के नाम पे मेरे राइट्स का हनन हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर सिक्योरिटी को लेके इतनी प्रॉब्लम थी तो इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं थी। अब दीजिए आप इन्हें जवाब। देखिए, सच्चाई में आपके सामने बयान कर देता हूं, यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और सबको आजादी है। ये झूठ फैला रहे हैं। हकीकत तो यह है कि सबको अधिकार है। ये इनको डर लग रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कहीं वो इस बार उखाड़ के फेंक नहीं दिए जाए वहां की जनता के द्वारा, इसलिए कि उनका जो कॉन्फिडेंस था जनता पे, वो दबाव 370 की वजह से था, 35A की वजह से था, अब वो खत्म हो गया है। अब वो अधिकार जो है एक आम नागरिक को, जो पहले से अधिकार नहीं था, वो कहीं न कमजोर महसूस करता था, अब मजबूत हो गया है। अब वो अपने वोटों का इस्तेमाल करेगा, जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरे देश में है वैसे वहां इस्तेमाल करेगा, और ऐसी ताकतें जो समाज के हित में नहीं, समाज के लोगों के हित में नहीं, देश के हित में नहीं काम करते हैं, उनको उखाड़ के फेंकने का। नहीं,
उखाड़ के फेंकने का काम कर। अरे कानून नहीं था आप लोगों ने तो सब जिसके प्रदेश में पैसा है सबको अपने एडवोकेट सरफराज रुक जाइए प्लीज, आप ही का सवाल है, जवाब लेने की कोशिश कर रही हूँ। महबूबा मुफ्ती जब ये कहती हैं कि उन्हें रोका गया रामबियारा नाला में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं? क्या कह रहे हैं जफर इस्लाम, आप झूठ बोल रही हैं? वो खुलकर बोलिए सर, देखिए सीधा जवाब दीजिए सर। नहीं आदित्य जी, देखिए नहीं देखिए मैं बोल रहा हूं ना, तो देखिए सीधा जवाब दे रहा हूं कि एकाक इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा किसी सिक्योरिटी को लेके, किसी उस वक्त एकाक इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा, जरूरी होगा उस वक्त, इसलिए सिक्योरिटी का भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इसको जनरलाइज करके झूठ बोल रही हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हकीकत है कि सबको आजादी है, सबको कैंपेन करने के लिए आजादी है, और मैं खुद जा रहा हूं वहां पर कैंपेन करने के लिए। ठीक सर, सुन लीजिए, एक और ट्वीट है उनका, आपके सामने रख रही है। वो कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबुटाज कर रही है पार्टिसिपेशन किसका, जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं इन इलेक्शंस में। फिर वो एग्जाम्पल देती है पीडीपी के बशीर अहमद को, जबकि उनके पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, बावजूद इसके डिटेन कर लिया गया पहलगाम में सिक्योरिटी के बहाने। और मैं बताना चाहती हूं कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और मैंने डीसी अनंतनाग से बात की है कि उनको छोड़ दिया जाए। दीजिए इस पर जवाब जफर इस्लाम। देखिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं वो उनके ट्वीट में कोई सच्चाई नहीं है। सबको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, और सब लोग वहां पर जिस तरह से एक उत्साह जो होता है, उत्साह के साथ कश्मीरी ये पूरे तौर से पार्टिसिपेट करेगा इसमें, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको फैसिलिटेट करा रहा है। इनकी सिर्फ डर, इनको ये डर है, आदित्य जी समझिए बात को, डर ये है कि इस बार आम नागरिक जो है, जिसको दबाव में रहता था हर वक्त, वो अब मजबूत महसूस करा। उसके सर पे जो तलवार लटकती थी पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो हट गई है। अब एक ऐसी सरकार है वहां जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इसलिए ये डर रहे हैं कि इनको कहीं ये उखाड़ के वहां की जनता ना फेंक दे, और ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये कह रहे हैं इररेलेवेंट हो जाएंगे, ये डर है। इफ्तिकार मिसगर, हमने तो इलेक्शन कराया भाई, मना किया आपको, लड़िए आप। देखिए बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। आप देख लीजिए, कल एनडीटीवी का वहां पे कैमरा क्यों गया, आपके जी का कैमरा क्यों गया, वहां पे आज तक का कैमरा क्यों गया, जहां पे ये सारे कैंडिडेट्स बंद पड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल झूठ है, झूठ जो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं। क्लैरिटी के लिए हम जी न्यूज के लिए अकाउंटेबल हैं सर, दूसरे टीवी स्टेशंस के लिए हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जो भी एग्जाम्पल्स या जो भी बात आप रखना चाहते हैं वो जी न्यूज के संदर्भ में हो सर, क्योंकि दूसरों के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं सर। तो आप टू द पॉइंट रहिए, टू द पॉइंट रहिए। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, जफर इस्लाम ये कह रहे हैं दुकान बंद हो जाएगी, चुनाव हार जाएंगे, इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब आदित्य जी, मुझे आप एक बात बताएं, वो लोगों पे छोड़ना चाहिए ना, वो लोगों पे छोड़ना चाहिए, उसका बैलेट बॉक्स फैसला करेगा। देखिए जब कैंडिडेट को बंद किया जा रहा है, जब कैंडिडेट को कंपेनिंग करने नहीं दिया जा रहा है, अरे वो तो लोगों पे ही छोड़ा है भाई, वो किस पे छोड़ा है, वोटर्स पे छोड़ा है पार्टी का। देखिए जफर इस्तेमाल जी, आप एक मिनट कर रहा हूं, आप प्रत्याशियों के बात क्यों कर रहे हैं? एक आम नागरिक कहाँ कुछ कह रहा है? सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। आप जो वहां पर सुना भी नकवी साहब से क्या कह रहे थे लोग क्या कह रहे थे नकवी साहब से? आपकी भाषा और वहां पर जो आम नागरिक जो नकवी साहब को कह रहा था, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। बोला उसको, आप कह रहे हैं वो मुसलमान एक भाषा जिसके आप है, कश्मीरी पंडित मुसलमान हम एक है। हमने कम्युनलिज्म पे बिलीव कभी नहीं रखा है। वो देश के साथ है, देश के साथ है, बराबर रहेंगे, ये भी बोला। देखिए कम्युनलिज्म का बाला आप बोलते हैं, हम लोग सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। हमारा बिलीव बराबर कीजिए। आपका कैसा सेक्युलरिज्म था और ये सेक्युलरिज्म कहाँ चला गया था जब भारी संख्या में, सुन लीजिए जफर इस्लाम और इफ्तिकार मिसगर, सेक्युलरिज्म कहाँ चला गया था जब भारी संख्या में, लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को रातों रात सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा था सर? कहाँ चला गया? वो जगमोहन की पूछिए ना, वो दौर कोई भूल सकता है सर?
सर, इसके लिए सियासत की अकाउंटेबिलिटी है इफ्तिकार मिसगर? इसके लिए सियासत की अकाउंटेबिलिटी है और उसके लिए जवाब मांगा जाएगा? आप कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं रतन शारदा, आपसे थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था, रतन शारदा आपसे थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले हामिद अंसारी जब ये बात कहते हैं कि कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा खिलाफ है धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद, तो मैसेज किया जाता है। इनका मैसेज क्लियर है, ये लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये लोग सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं रखते। जो जगमोहन के नाम की माला जप रहे, कश्मीरियों से पूछिए जरा जाकर, पोस्टर किसने लगाए थे, मस्जिदों से किसने नारे दिए थे, रालीब जालीब और सालीब, ये किसने कहा था? जगमोहन ने कहा था। वहां से लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा के उनकी आबरू लूटकर, ठीक है, जगमोहन ने किया था। बकवास मत करें आप कृपया, लोग जानते हैं। मैं एक विशेष सवाल पूछना चाहता हूँ, अदिति ध्यान से सुनिए। ये महबूबा मुफ्ती वही है जिसने कहा था अगर 370 हट गया मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। क्या ये लोग संविधान की कसम खाकर इलेक्शन लड़ने को तैयार है? आप बताएं, कसम खाएंगे क्या? इसका जवाब दे मुझे, बाकी सारे जवाब बाद में। पहले जवाब दीजिए कि संविधान की कसम खाएंगे वो लोग जिन्होंने कहा था 370 हट गया तो हम तिरंगा भी नहीं उठाएंगे? उसका जवाब दीजिए जरा। इफ्तिकार मिसगर जी आदित्य जी, वो पूछ रहे हैं आपसे, उनका सवाल था आपसे रतन शारदा जी, वो जवाब देंगे जो कल तक ये दावे कर रहे थे। उनका कहना था जब तक 370 नहीं हटा था तो ये लोग कहते थे कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। इनसे मुझे बोल रहे हैं? जी आप ही से सवाल है उनका। आप जी देखिए, कसम खाएंगे क्या? सीधा प्रश्न है मेरा। अगर सवाल मुझसे है तो मुझे बोलने दीजिए ना। अगर सवाल मुझसे तो मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की एक हिस्ट्री है। जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है। हमारा अपना झंडा था हिंदुस्तान के झंडे। बात सुनिए ना, बात सुनिए। देखिए, आपका हैकल नहीं किया मैंने, आप हैकल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप हैकल करके सीधा जवाब दीजिए ना। हमने एक सेकेंड रतन शारदा जी प्लीज एक सेकंड दीजिए। सर, इसमें हैकल करने का क्या है इफ्तिकार मिसगर? सवाल पूछना, अब यही दिक्कत है ना, आपका एम्पावरमेंट की परिभाषा, सशक्तिकरण की परिभाषा अलग है। आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपको हैकल किया जा रहा है। सर, उन्होंने जो सवाल पूछा सीधा जवाब दीजिए, उसमें इफ्स एंड बट्स क्यों लगा रहे हैं, गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं आपसे? हमारा झंडा जो है वो बिल्कुल हमारा था और हमने हिंदुस्तान का झंडा अपनाया, इन्होंने नहीं अपनाया। आरएसएस वाले आज भी अपने ऑफिस में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराते हैं। हिंदुस्तान की कंट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान की आजादी में आरएसएस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही है। ये तो तब अंग्रेजों के साथ थे। ये हमें देशवाद, उसका जवाब अलग है। हमें देशवाद, संविधान की कसम खाएंगे क्या? आरएसएस ने क्या किया आजादी के लड़ाई के लिए? कश्मीर के सब लोग जानते हैं, जान की कुर्बानी दी है कश्मीर को बचाने के लिए। उसकी बात छोड़िए, आप बताइए, जीतने वाले लोग संविधान की कसम खाएंगे क्या? जिन्होंने कहा हमारा संविधान से विश्वास उठ गया, जिन्होंने कहा हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, वो लोग संविधान की कसम खाने को तैयार हो गए कि नहीं? ये बड़ी जीत है बीजेपी की। होता तो फिर यहाँ इलेक्शन नहीं होते। अगर संविधान पे शक होता तो हम आपकी चैनल में आके बैठते नहीं। अगर संविधान पे शक होता तो हम इतनी बहसों में नहीं आते। हमको शक है। इफ्तिकार मिसगर मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपका चैनल क्या होता है सर? आपका चैनल क्या होता है? है ना सर, आप हिंदुस्तान के चैनल में बैठे, पहली बात मैंने वही बोला। आप ऐसे चलाएंगे सब खोल लीजिए सर और ध्यान से सुनिए। आप हिंदुस्तान के चैनल में बैठे हैं जिसे करीब 200 देशों में देखा जाता है। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देती हूँ मैंने बोला हम नहीं आप देखिए, अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मैं आपको दे देती हूँ। उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा उस सवाल का जवाब देने के बदले आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, छोड़ दीजिए सर, मैं उस लेवल पर जाकर बात नहीं कर सकती हूँ। एडवोकेट सरफराज 20 सेकंड आप, उसके बाद जफर इस्लाम 20 सेकंड प्लीज, क्लोजिंग कमेंट्स जल्दी जल्दी। देखिए, आई वांट टू आंसर इट। मेरा आंसर ये है कि दो चीजें हैं, एक मर्जर है और एक एक्सेशन है। जब बाकी स्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया के साथ बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स ने ज्वाइन किया तो उन्हें मर्ज किया, और जब जम्मू एंड कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था इसने एक्सीड किया,
तो एक्सेशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में थी, जिसमें वो सब था जो 370 में था। गुमराह करना कीजिए बंद सरफराज जी, गुमराह करना कीजिए बंद। मैं गुमराह नहीं करूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैं एक्सेशन को दोबारा जाके पढ़िएगा। क्या आर्टिकल 370 का जिक्र था, कैसे जिक्र होता है, उस समय कैसे जिक्र होता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या, आप बताइए ना मुझे, थी क्या? आप कुछ भी तथ्य बोलेंगे, आपको पता है। जफर इस्लाम 20 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट प्लीज सर, डोंट शाउट। आप गुमराह कर रहे हैं, आप शुरू से गुमराह कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। जफर इस्लाम 20 सेकंड्स। एडवोकेट साहब, जब आपके लिखा हुआ आर्टिकल 370 जो है वो टेम्पररी था, तो फिर परमानेंट कैसे हो सकता है भाई? परमानेंट हो गया अभी, अब ये परमानेंट है, इसीलिए मैंने कहा 370 ताल कुछ नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर ले। अब देखिए, दो चार चीज आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, सुन लीजिए। हमारे कश्मीर भाई बहने वहां सुन रहे, आप लोग उनको गुमराह करते हैं। पहली बात कि देखिए, देश एक है, इसमें अपना झंडा लहराने का कोशिश मत कीजिए। देश का एक ही झंडा तिरंगा, उसको लहराइए, उसको लपेटिए और उसको साथ चूमिए। ये पहला आपको गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस ये है कि देश के हित की बात कीजिए, देशवासी एक निशान, एक झंडा, इसको लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, कुछ और खबरें आपका ये मकसद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.